भारतीय ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान के क्षेत्र में ये मान्यता है कि जड़ और चेतन दो हैं। जड़ में ये पहाड़ पत्थर, चेतन वो जिसमें चेतना है, जो अपनी इंद्रियों से क्रिया कर सके। इंद्रियां भी क्रिया तभी करेंगी जब चेतना हो। स्वयं इंद्रियां किसी क्रिया को नहीं कर सकती हैं, कोई भोग नहीं कर सकती हैं। चेतना दिखाई नहीं पड़ती है। और इंद्रियां अगर बिना चेतना के काम करती हैं तो जब कोई व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है, तो इंद्रियां काम नहीं करती हैं। तो हम कहते हैं ये व्यक्ति चेतना शून्य हो गया है। लेकिन इस पर और ज़्यादा जब चिंतन हमने किया कि कोई व्यक्ति बीमार होके उसे चोट लग गई तो डॉक्टर कहते हैं कोमा में चला गया। तो कोमा में कभी कभी 10 दिन 20 दिन काफ़ी दिन तक भी कोमा में रहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जीवित होता है। इंद्रियां काम नहीं करती हैं, कोमा में चला गया। तो कोमा में चला गया मतलब चेतना से शून्य हो गया, लेकिन भीतर कहीं चेतना तो है, क्योंकि जब वो चेतना डॉक्टर अपने प्रयास से जगा देते हैं तो वो व्यक्ति जीवित हो जाता है, यानी कि इंद्रियां काम करने लगती हैं। तो जब उस व्यक्ति की इंद्रियां काम करने लगती हैं तो हम कहते हैं ये व्यक्ति जीवित हो गया। इसके पहले इंद्रियां काम नहीं कर रही थीं तो ये चेतना शून्य था, मूर्छित था, बेहोश था या कोमा में था। अब एक बात आती है, यहाँ से दर्शन का एक नया विषय शुरू होता है कि अगर चलता फिरता जीव, जिनको हम चेतन जगत कहते हैं, और एक जड़ जगत है जिसको हम ये मान लेते हैं कि इसमें चेतना नहीं है, ये पत्थर है। लेकिन एक दर्शन का विषय दिमाग में चल रहा है, वो मैं बता रहा हूँ। आप लोग सोचिए और कमेंट्स करिए कि आप क्या सोचते हैं। जब एक चेतन जीव, जिसे आप चेतना कहते हैं, जड़ और चेतन दो चीजें हैं, तो आप जिस जीव को क्रिया करते देखते हैं तो ये मानते हैं कि इसमें चेतना है। और जिस सृष्टि के पदार्थों को आप क्रिया करते नहीं देखते हैं, पत्थर पड़ा है, तो उसमें चेतना नहीं है, वो जड़ है। लेकिन जो जीव क्रिया करता है वो जब कभी कोमा में चला जाता, बेहोश हो जाता है 2-4 दिन के लिए, भले उसके अंदर कहीं चेतना है, लेकिन फिलहाल तो वो कोमा में है, तो वो जड़ हो गया। और जब उसकी आंतरिक चेतना कहीं जो दबी है वो प्रस्फुटित होगी तो वो फिर से क्रिया करेगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जितने भी पहाड़ और पत्थर हमें जड़ लगते हैं ये मूर्छित हो गए हों। ये किसी प्राकृतिक घटना के कारण, किसी खगोलीय प्राकृतिक घटना के कारण ये पहले चेतन रहे होंगे और किसी घटना से ये कोमा में चले गए, बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। लेकिन इनके अंदर कोई चेतना आंतरिक अभी दबी होगी। हो सकता है हजारों लाखों करोड़ों वर्षों में किसी दुर्घटना, किसी खगोलीय घटना या किसी विज्ञान से, किसी तरीके से हम इनमें आंतरिक चेतना को फिर से लौटा दें, तो इनके जो इंद्रिय होंगी हमसे अलग होंगी, वो क्रिया करने लगेंगी, जीवित हो जाएगा। तो सृष्टि का जो ये दर्शन में विचार है कि जड़ और चेतन दो चीजें हैं, मुझे लगता है जड़ है ही नहीं, सब कुछ चेतन है। जो क्रिया कर रहा है उसको हम चेतन मान लेते हैं, जो क्रिया नहीं कर रहा तो हम कहते हैं जड़ है। मुझे लगता है सृष्टि में जड़ और चेतन दो तत्व नहीं है। सृष्टि में एक ही तत्व है और वो चैतन्य है। और सभी लोग जीवित हैं, सभी पदार्थ जीवित हैं,
सभी चैतन्य हैं। जो हमें जड़ दिखाई पड़ते हैं वो किसी कारण कोमा में चले गए। जब कभी उनकी मूर्छा, तंद्रा, कोमा टूटेगी, किसी डॉक्टर से, किसी नक्षत्रीय घटना से या मनुष्य की किसी विद्या से, तो वो काम करने लगेंगे। और हो सकता है कि वो जड़ के रूप में हमें दिखाई देते हैं, लेकिन वो क्रिया जड़ के रूप में होकर भी कर रहे हों। हमें चूंकि उस क्रिया का ज्ञान या अनुभव नहीं है। जैसे बहुत समय पहले जगदीश चंद्र बसु ने कहा कि वृक्षों पौधों में जीवन है, तो जीवन पहले भी था, उन्होंने नहीं बताया, उसके पहले था। हम उसको इसलिए महसूस नहीं कर पा रहे थे कि हम जिस तरह की क्रियाएं करते हैं मनुष्य जीवन में, उससे वो अलग हटके करते हैं। हम उनकी बोली भाषा और उन क्रियाओं के मतलब नहीं समझ पाते हैं, जैसे हम पशु पक्षियों की बोली नहीं समझते हैं। तो उनका पूरा समाज कैसा है वो हम अपने प्रयोग से, अनुसंधान से, अपने ज्ञान से जितना खोज पाए हैं, तो हमने पशु पक्षी विज्ञान बना दिया, मनुष्य का बना दिया। पहाड़ों, नदियों जितनी चिंतन की दृष्टि गई, हम उतना दर्शन खोज पाए। तो पराविज्ञान में आजकल ये भी मेरा चिंतन चल रहा है कि जड़ और चेतन दो हैं ही नहीं, सब कुछ चेतन है। और जिसे हम जड़ समझते हैं वो कोमा में है, कुछ समय बाद या हमारे किसी प्रयास से वो चेतन हो सकता है। तो हमें पत्थरों को, पहाड़ों को या जड़ चीजों को भी जीवित मानकर व्यवहार करना चाहिए।